Hello, my dear students. Today's topic which we are going to discuss, आप देख सकते हो चैप्टर का नाम है, केमिस्ट्री का है एक चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. चैप्टर का नाम क्या है? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस चैप्टर बिफोर, राइट, इन योर लोअर क्लासेस 7th वगैरह में. ठीक है, तो टॉपिक्स बेसिकली जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो होगा अबाउट acid and bases, of course, also about salts. Indicators, okay, indicators वो होते हैं जो indicate करते हैं कि particular solution acid है कि base है. Understanding the chemical properties of acids and bases, है ना, उसके अंदर टॉपिक होगा how do acids and bases react with metal. मेटल के साथ इसका क्या रिएक्शन है, फिर वो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्ट कर सकते हैं. मेटल कार्बोनेट्स विल बी MCO3, मेटल हाइड्रोजन का MHCO3 के साथ एसिड बेस क्या करते हैं, क्या रिएक्शन शो करते हैं. हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या कैसे रिएक्ट करते हैं. एसिड और बेस सबको बताया, सॉल्ट एंड वाटर देता है ना. रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड, ओके, और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. आई होप यू ऑल नो व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, the next subtopic will be what do all bases have in common. bases में क्या common चीज़ है and what happens to an acid or a base in a water solution, यानी कि अल्कली solution कैसे बनता है ये भी हम पढ़ेंगे. how strong are acid और base solution, कितने strong होते हैं, and importance of pH in our everyday life. ये pH क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे. उसके अलावा देर इज अनादर मेन टॉपिक, जैसे एसिड बेस एंड सॉल्ट हमारा चैप्टर है तो सॉल्ट को भी हम डिस्कस करेंगे. एसिड और बेस की बात हो रही थी, अब सॉल्ट की भी बात होगी जहाँ पे हम पीएच ऑफ सॉल्ट्स भी पढ़ेंगे, केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, है ना, ये पढ़ेंगे. कॉमन सॉल्ट को डिटेल में पढ़ सकते हैं, है ना, आपके सिलेबस में है कि नहीं चेक करना पड़ेगा. कॉमन सॉल्ट को डिटेल में पढ़ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ब्लीचिंग पाउडर को, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर को, है ना. यह 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स देख रहे हैं लेक्चर, CBSE एंड ICSE. तो स्टूडेंट्स जो आपके सिलेबस में आप उसको कॉन्सेंट्रेट करना, जो नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो. ठीक है, तो CBSE में फाइन ये तो है ही है, ब्लीचिंग पाउडर की यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, है ना, दिस इज बेकिंग सोडा. ओके, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. ठीक है, एंड एक और लास्ट सब टॉपिक है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई एंड प्लास्टर ऑफ पैरिस. सो लेट अस बिगिन स्टूडेंट्स. तो क्योंकि टॉपिक था हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट, सबसे पहले एसिड को पढ़ते हैं. ये एसिड है क्या चीज़, एसिड कौन है, ये एसिड वर्ड आया कहाँ से, है ना. एसिड वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एसिडस विच मीन्स खट्टा, विच मीन्स खट्टा. लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट्स ये एसिड बेस सॉल्ट ये तीनों चीज़ें क्या है, अच्छा ये बताइए. हम एसिड को पढ़ने से पहले मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स रेशो टू फॉर्म व्हाट, एलिमेंट्स एक फिक्स रेशो में कंबाइन करके क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं. ये सुनो, तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट गिव्स कंपाउंड्स, और यही कंपाउंड्स 3 टाइप के होते हैं. कौन कौन से? एसिड. ये कहानी बच्चों को नहीं पता होती. क्या नहीं पता होती है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली सारे कंपाउंड्स ही हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स हैं. उसको 3 कैटेगरी हम दे चुके हैं. एलिमेंट प्लस एलिमेंट गिव्स अस कंपाउंड, and these compounds are basically then further classified into 3 distinct classes which are known as acids, base and salt. Done? यहाँ तक पता चला. तो एसिड को तो जैसे मैंने कहा, एसिड की कहानी क्या बताई हमने, क्या बताए, what are acids, what did I say, it comes from the Greek word acidus which acid are sour in taste and bitter भी, जैसे थोड़ा कड़वा थोड़ा खट्टा टाइप होता है ना. कुछ भी देख लो, अब घरेलू एसिड देख लो, सिट्रिक एसिड, लेमन देख लो, खट्टा खट्टा होता है. टैमरिन देख लो, खट्टा होता है, तो खट्टा टेस्ट होता है. और बेस ऑन द अदर हैंड बिटर टेस्ट होता है, यानी कि कड़वा टाइप टेस्ट होता है. साबुन को टेस्ट कर लो. तो खैर हम एसिड पे ही थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे. एक और प्रॉपर्टी है एसिड. सबसे पहला तो एसिड आर सार इन टेस्ट. ओके, डन मैम. एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. व्हाट इज लिटमस पेपर? लिटमस पेपर इज एन इंडिकेटर. इंडिकेटर्स का अलग टॉपिक हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक याद रखना कि लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर है. ये एक ऑर्गेनिक या नेचुरल इंडिकेटर होता है जो लिचन से बनता है. ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे. ये जो लिटमस पेपर खुद ना
ऐसे रेडिश टाइप कलर का होता है, तो जो और ब्लूइश टाइप के 2 लिटमस पेपर होते हैं, है ना। अगर हम रेड लिटमस पेपर एसिड में डालेंगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो रेड ही रहेगा, लेकिन अगर हम ब्लू लिटमस डालेंगे वो रेड में टर्न हो जाएगा। देखो एसिड डेंजरस होता है, डेंजरस रेड कलर होता है, ऐसे याद रखना, ठीक है, ऐसे याद रखना। और अगर हम और डिटेल में पढ़े, क्योंकि अब हम बड़े हो गए, हम इतना सा तो पढ़ेंगे नहीं एसिड के बारे में, हम ये भी पढ़ेंगे कि एसिड गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे ही कोई एसिड तुम पानी में डाल दो वो H+ आयन रिलीज, जैसे HCl है, HCl एक एसिड है, एग्जाम्पल HCl एक एसिड है, इसको मैंने पानी में डाल दिया, है ना, पानी में डाल दिया, तो ये अपना H+ आयन अलग अलग हो जाएगा, H+ आयन रिलीज करना, समझे। एसिड्स कोरोड मेटल्स, कोरोड यानी कि जंग लगवा देता है मेटल्स को, है ना। कोई भी एसिड में आप कोई भी चीज रखो जल्दी जंग खाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और लिटमस सॉल्यूशन के बारे में, लिटमस देखो पेपर भी होता है सॉल्यूशन में, इट इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स। इसका डिटेल मैंने कहा था बताऊंगी, चलो अभी बता देती हूँ। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज एक्चुअली पर्पल, ठीक है। लेकिन फिर भी रेड और ब्लू लिटमस बनाया जाता है, वो हमारे इंडिकेटर बनने के कोशिश के लिए, मतलब क्या, ताकि रेड लिटमस ब्लू टर्न हो, ब्लू लिटमस रेड टर्न हो, ये उसकी क्राइटेरिया है, ठीक है। और भी नेचुरल मटेरियल्स होते हैं अदर देन लिचन से जो लिटमस पेपर बन रहा है, लाइक रेड कैबेज लीव्स, यू हैव टर्मरिक, देन यू हैव कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रांजिया, पिट्यूनिया या पिश्यूनिया बोलो उसको, and this is for your knowledge, geranium which indicate the presence of acid or base in a solution। घरेलू अगर नुस्खे चाहिए तो हल्दी से कर लो, हल्दी से भी पता चल जाता है। तो ये तो खैर एग्जाम में आएगा नहीं इतना, लेकिन फिर भी मैं एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अब रही बात स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स, अब प्रॉपर्टीज भी है शायद, हाँ प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस करते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें एसिड का, तो जैसे मैंने कहा एसिड जो है इज बिन डिराइव फ्रॉम द नॉट ग्रीक वर्ड, स्टूडेंट आर करेक्ट, इट लैटिन वर्ड, क्योंकि अक्सर जो वर्ड्स होते हैं ग्रीक होते हैं, लेकिन ये लैटिन वर्ड है। एसिड या मैं लिख देती हूँ, इट्स अ लैटिन वर्ड, नॉट ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, इट्स डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स वॉट, विच मीन्स सार, विच मीन्स खट्टा, ठीक है, इतना याद रखें, नॉट ग्रीक वर्ड ले। हाँ अक्सर हम लोग ग्रीक करते हैं ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल दिए हैं, HCl, H2SO4, HNO3, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको आप अपने हाथ पे डालो आपके हाथ जल जाएगा। वीक एसिड्स क्या होंगे, जो घरेलू चीज़ें जो तुम लोग खाते हो, ये एसिडिक एसिड है, इसको तो तुम लोग विनेगर, है ना, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड तो दूध में होता है ना। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स भी होते हैं जिसमें मोर अमाउंट ऑफ एसिड होगा, ऑब्वियसली कम अमाउंट ऑफ वाटर होगा। अगर किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है तो पानी मिलाओ, तो वो इतना खतरनाक नहीं होता। जो लैब में जितने एसिड्स होते हैं बेटा, वो बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते हैं ताकि बच्चे ना जले, वो डाइल्यूट ही होते हैं, ठीक है। और डाइल्यूट एसिड मोर अमाउंट ऑफ पानी डाल दो और लेस अमाउंट ऑफ एसिड, इतना मतलब लॉजिक होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब है। अब रही बात इनकी प्रॉपर्टीज की, वो तो यही छोटे मोटे प्रॉपर्टीज है, और डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहले हम बेस की भी थोड़ी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। व्हाट आर बेसिस, जिनका pH 7 से हाँ, क्योंकि ये पीएच की बात आपने की, पीएच को तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। पीएच एक स्केल होता है 1 to 14 तक, जहाँ पे 14 के नीचे, 7 के नीचे जो वैल्यू होती है अगर आ गई तो वो एसिड होगा पर्टिकुलर सब्सटेंस। अगर 7 के ऊपर वैल्यू आएगी तो बेस होगा, और 7 आएगा तो न्यूट्रल होगा। तो वो तो मैं आपको पीएच स्केल पूरा बना के दिखाऊंगी। तो बेस का जैसे आपने कहा 7 के ऊपर वैल्यू होगी, 7 to 14, ठीक है। लेकिन अगर उसकी प्रॉपर्टीज की बात करो, दे आर बिटर इन टेस्ट, है ना। बिटर मतलब क्या होता है बेटा, हाँ, सोपी इन टच, यहाँ पे लिखा नहीं है, ये भी लिख लो, एंड सोपी इन टच। साबुन ले लो अपना, कोई भी चीज बुलबुले टाइप हो, सोपी टाइप हो, या ना साबुन टेस्ट करके देख लो, कोई हर्ज तो होगा नहीं, जरा सा टेस्ट कर लो, समझ में आ जाएगा। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिस गिव OH, जैसे मैंने कहा एसिड गिव H+ आयन, बेसिस गिव, जैसे फॉर एग्जाम्पल NaOH, इट्स अ बेस। ये वाला सेपरेट हो जाएगा Na से, क्योंकि ये एक रेडिकल है, OH- आयन्स है, OH- आयन्स अलग हो जाएंगे Na से इन एक्वेयस सॉल्यूशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। These are the substances which are slippery and soapy in touch. Obviously, I gave you the example of soap. Now, there are list of some strong bases over here. They are NaOH, KOH, calcium hydroxide. इन्हें सब में, this is the wrong way of writing. NaOH, student ने गलत लिखा है. KOH, ये यहाँ पे Na कैपिटल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि Na का सिंबल N
और ए छोटा होता है ना, सोडियम और ये भी गलत है। देखो, करेक्ट स्टूडेंट्स, कैल्शियम ऐसे लिखा जाता है। आई होप आप लोग को वैलेंसीज क्रिस क्रॉस करने आता है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो वो OH को लग गई, OH की वैलेंसी 1 है वो कैल्शियम को लग गई। वीक बेसिस में आपको आएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अल्कलीज, व्हाट आर अल्कलीज? These are the bases which are soluble in water. So all alkalis are bases, but not all bases are alkalis. So this is a one very strong statement. ठीक है, तो अल्कलीज में एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख लेती हूँ। NaOH एक अल्कली है और KOH एक अल्कली है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी अल्कली है, बिकॉज ऑल दीज आर सोल्यूबल इन वाटर। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, लेट मी गो टू द टॉपिक ऑफ इंडिकेटर्स। तब से मैं इंडिकेटर कर रही हूँ। ये वाला इंडिकेटर गाड़ी वाली इंडिकेटर नहीं है। ये इंडिकेटर मतलब वो जो तुम्हें हेल्प करे, डायरेक्शन दे। इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस बाय द चेंज इन इट्स कलर एंड ओडर। सो इट नॉट ओनली चेंजेस द कलर बट ऑल्सो द ओडर एंड व्हाट, ओडर भी चेंज होता है, स्मेल भी चेंज होता है। ओडर मतलब स्मेल ही होता है जनरली, ठीक है। उससे हमें इंडिकेट हो जाता है कि पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है क्या, बेस। डन। ना नेचुरल इंडिकेटर जैसे मैंने कहा विच आर ऑब्टेन नेचुरली, ये अभी मैंने डिस्कस किया था। एग्जाम्पल लिटमस लिचन से ऑब्टेन्ड होता है। आई होप यू ऑल नो व्हाट आर लिचन्स, है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड algae, you know that, लिचन्स। लिटमस, रेड कैबेज, टर्मरिक, अनियन, वनीला, क्लोव एक्सेट्रा। इसमें इतना डिटेल में जाना नहीं है आपको, और भी है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी का मतलब ही होता है स्मेल। तो सब्सटेंस विच चेंज द ओडर विथ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल अनियन, वनीला, क्लोव एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इंडिकेटर्स के टाइप बताऊं तो 3 टाइप के हुए ना, नेचुरल। देखो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। फर्स्ट वन इज नेचुरल, नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी एंड देन यू हैव सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर्स तो मैंने बता दिए। सिंथेटिक, चलो पहले ऑल्फैक्टरी में देखते हैं। ये जो है डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस में होगा। जो भी इंडिकेटर हम डाल रहे हैं एसिड में उसका ऑर्डर अलग होगा, बेस में अलग होगा। तुम्हें इतना डिटेल में नहीं है, वाई टू गो इनटू इट, बस जस्ट रिमेंबर द एग्जांपल्स हैं अनियन, वनीला, क्लोव। सिंथेटिक 5 इन इंडिकेटर्स क्या होंगे? ऑब्वियसली सिंथेटिक मतलब केमिकल सब्सटेंसेस रिलेटेड होगा, जो बनाया गया आर्टिफिशियल सब्सटेंस, है ना। सो इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल सब्सटेंस दैट आर सिंथेसाइज्ड इन लैब आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल होगा मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थैलीन। तो ये आपको अक्सर बॉटल्स में आपके लैब में दिखेंगे। फिनोल्फ्थैलीन स्टूडेंट्स, टू बी मैं थोड़ा और बताऊं तो ये कलरलेस होते हैं, खुद ये कलरलेस होते हैं। एसिड में इसका रंग बदल के क्या हो जाता है, पिंक, और बेस में वो कलर नहीं, सॉरी, एसिड में ये कलरलेस ही रहते हैं, बेस में इनका पिंक कलर होता है। एम आई करेक्ट और नॉट? जस्ट चेक इट आउट लेटर। मिथाइल ऑरेंज का भी कलर आपको पता होना चाहिए। मिथाइल ऑरेंज ऑल्सो चेंजेस इट्स कलर। डिटेल में यहाँ पे दिया नहीं गया है, तुम्हारे इसमें टेबल हो। सो स्टूडेंट्स बेसिकली आप लोग ये नोट कर सकते हो टेबल, जो इंडिकेटर्स और उसका कलर चेंज यहाँ पे डिटेल में दिया है। लिटमस का रेड टू ब्लू या एसिड में होता है। मिथाइल ऑरेंज का, सॉरी, रेड टू ब्लू बेस में होता है। और मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज टू येलो कलर होता है, बेस। ये बेस की बात हो रही है, तो एसिड में ऑरेंज ही कलर रहेगा ना बेसिकली, ठीक है। फिनोल्फ्थैलीन का मैंने कहा ना बेस में पिंक होता है, सो आई वाज करेक्ट इन दैट। और एसिड में वो कलरलेस ही रहता है, ठीक है। और जो इनसोल्यूबल बेसिस डू नॉट अफेक्ट इंडिकेटर, जो इनसोल्यूबल बेसिस होते हैं। सोल्यूबल बेस मैंने कहा ना, बेसिस भी 2 टाइप के होते हैं। जो सोल्यूबल होंगे वो अल्कलीज होंगे, इनसोल्यूबल का इंडिकेटर्स पे इतना अफेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे अल्कलीज में और 2 एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। कॉस्टिक सोडा एंड कॉस्टिक पोटैश आर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, ओके। दे ऑल्सो कैन रिएक्ट, अल्कलीज कैन रिएक्ट विथ ऑयल टू फॉर्म सोप, ऐसे सोप बनता है, ओके। सिंस आवर स्किन कंटेन्स ऑयल इन द फॉर्म ऑफ फैट, hence when we touch caustic soda or caustic potash a reaction takes place in soapy solution। कभी सोचा नहीं तुम लोगों ने, साबुन जब तक वैसे रखो कुछ नहीं होता, जैसे हमारे स्किन पे आ गया कैसे बबल बबल बनने लगते, पानी मिक्स हो जाता है वो बात अलग है, लेकिन जैसे सोप ऑयल, हमारे बॉडी पे ऑयल होता है, वो जो सोप है जब ऑयल और पानी से मिक्स होकर एक फ्रॉथी सोल्यूशन बनता है। तो ये रीजन है उसके पीछे। अंडरस्टूड? डिड यू गेट द पॉइंट? ओके। एंड और भी बेसिस की बात करो, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑल्सो, है ना। दे शोड माइल्ड कोरोसिव एक्शन नॉट लाइक एसिड। एसिड जैसे मैंने कहा है, दे हैव स्ट्रॉन्ग कोरोसिव एक्शन ऑन एनीथिंग वी पुट इनटू, मतलब एसिड में कुछ किसी चीज़ पे एसिड डाल दो, स्ट्रॉन्ग कोरोसिव एक्शन होगा।
ओके, सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली. वैसे ही फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने एसिड के भी डिस्कस किए थे. एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या डिस्कस किए थे हम लोगों ने? वी हैड डिस्कस्ड अबाउट, अच्छा दिस वाज बेसिक हाइड्रोक्साइड. Okay, we discussed about litmus paper, olfactory indicator. चलो moving further according to the notes, we'll go to the according to the notes. How do acids and bases react with metals? So students, moving further to more chemical properties, let us just क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स करते हैं हम लोग. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की जब हम बात करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेज दे कैन बी ऑर्गेनिक एसिड्स. ओके, इनऑर्गेनिक एसिड मैंने कहा जो नेचुरली अकरिंग होता है, जैसे ऑक्सैलिक है, एसिटिक है, फॉर्मिक एसिड है. इनऑर्गेनिक एसिड में जो मिनरल एसिड जो अर्थ में मिलता है, ओके, मिनरल्स जो भी मिनरल्स होंगे उन्हीं में इनऑर्गेनिक एसिड्स पाए जाएंगे, जैसे कार्बोनिक एसिड. तो ये ना बेसिकली ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल बताओ या इनऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल बताइए. तो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड ले लो, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. ओके, तो बेसिकली दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड कंपेयर टू द ऑर्गेनिक एसिड. ओके, और इसमें लेकिन इनऑर्गेनिक में एक एक्सेप्शन है, कार्बोनिक एसिड. इट्स अ वीक एसिड. ये भी एक क्वेश्चन बनता है, भले वो एक इनऑर्गेनिक एसिड बट इट्स अ वीक एसिड. ओके, वीक मिनरल एसिड, यू कैन से दैट. Okay, it contains ions as well as molecule and it turns blue litmus to pink. Interesting, no? So acids which contain oxygen along with hydrogen and some other elements are called oxy acids. So this can also be a question, what are oxy acids? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है. एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन है. देखो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ऑक्सीजन है ना, CC ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, राइट. उसको थोड़ा सा moving further, you have the topic depending upon their basicity, how does acid is been classified. So बताइए आप according to, मतलब अगर basicity बताए, what is basicity? सबसे पहले ये समझो. देखो, the basicity of an acid is defined as the number of hydronium ions that can be produced by the ionization of one molecule. जब हम ionization करें एक molecule of acid का, उसमें से H3O+ कितने निकल सकते हैं of that acid in aqueous solution. ऑब्वियसली इन एक्वेस सोल्यूशन वो सेपरेट होगा, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में कुछ नहीं सेपरेट होता है. जैसे एक्वेस सोल्यूशन में डाले, इसके हाइड्रोनियम आयंस कितने निकलते हैं, वो उसका क्या बताएगा, बेसिसिटी. क्या बताएगा, बेसिसिटी. उसके ऊपर इट इज डिवाइडेड इनटू मोनोबेसिक, ओके, डाईबेसिक एंड ट्राईबेसिक. तो बेसिकली जो मोनोबेसिक एसिड्स होंगे जिसमें ऑन आयोनाइजेशन इन वाटर प्रोड्यूस वन हाइड्रोनियम. हाइड्रोनियम माने H3O+. क्या, H3O+. पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड आर नोन एज मोनोबेसिक. एग्जाम्पल, अगर हम HCl को पानी में डालें क्या बनेगा, H3O+ तो मिलेगा, साथ में ये जो Cl- अलग हो जाएगा, तो एक हाइड्रोनियम आयन बना, इसलिए मोनोबेसिक. और भी एग्जाम्पल है, HBr है, HNO3 है, HI, CH3CO, ये सब मोनोबेसिक एसिड है. तो आप लोगों को इसके एग्जाम्पल्स पढ़ने पड़ेंगे. ठीक है, जैसे अब मोनोबेसिक एसिड आयनाइज इन वन स्टेप एंड सो फॉर्म वन नॉर्मल सॉल्ट. तो वो इसीलिए एक ही नॉर्मल सॉल्ट बनाता है. जैसे कि NaOH और HCl मिला लिया, क्योंकि एसिड प्लस बेस सॉल्ट देता है. ये आप लोग पहले दिमाग में रखो. तो मोनोबेसिक अगर एसिड ले लिया और एक बेस के साथ तुमने कनेक्ट कंपाउंड मतलब केमिकल रिएक्शन किया, तो एक ही सॉल्ट बनेगा. समझे, क्योंकि एक ही Cl निकलेगा ना, तो Na और Cl अलग होंगे और बाकी जो H2O जो भी बना, पानी बना तो बना. ठीक है, तो it must be emphasized here that basicity of an acid depends not on the number of hydrogen atoms, H+ ions पे नहीं, okay, in one molecule of that acid, but on the number of ionizable hydrogen atoms. कितना ionize हो रहा है, कितना निकल रहा है उसमें से, that it has per molecule. क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, मैम यहाँ तो 1 2 3 4 H है और H3O+ आप कह रही हो एक ही निकल रहा है, तो उतना ही तो आयनाइज हो रहा है. उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को मत, हाइड्रोजन आयन को मत काउंट करो, कितना आयनाइजेबल हो रहा है वो काउंट करो. इसीलिए ये डेटा याद रखना पड़ेगा आपको, ये एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड का जैसे मैंने कहा, इसमें कितने सारे हाइड्रोजन है, कितने, देखो C2 है, H4 है, इसको कंडेंस करो, O2 है, तो 4 हाइड्रोजन एटम्स है, बट इट्स अ मोनोबेसिक एसिड. हाउ, व्हाई, गिव रीजन. Because its molecule ionizes by liberating only one hydronium ion.
उसके अंदर कितना भी हाइड्रोजन आयन हो वो फर्क नहीं पड़ता है, ये फर्क पड़ता है कि H3O+ कितने निकल रहे हैं उससे, कितने आयनाइजेबल है। तो एक ही आयनाइजेबल है, एक ही आयनाइजेबल है, तो इट्स अ मोनोबेसिक एसिड। डू यू गेट द पॉइंट? ओके, वेरी गुड। मूविंग फर्दर टू डायबेसिक एसिड. व्हाट इज डायबेसिक एसिड देन स्टूडेंट्स? Ma'am, which ionizes 2 hydrogen ions. Okay, acids which on ionization water produce 2 hydronium ions, okay, per molecule, per molecule of the acid are known as diabasic acid. Examples, बहुत सारे examples हैं, आप लोगों को उसको learn करना है। तो first example is sulfuric acid, oxalic acid, sulfurous acid and carbonic acid. तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग ने आयनाइज किया, पानी में डाल दिया H2SO4, देखो H3O+ और HSO4, फिर ये सेकेंड स्टेप में फिर से पानी से मिलकर HSO4, H3O+ और SO4, मतलब इतना आयनाइजेबल हो जाता है कि 2 H3O+ आयन्स, तो 2 स्टेप में हो रहा है। देखो वो एक स्टेप में हो रहा था, ये 2 स्टेप में हो रहे हैं। ठीक, यहाँ कार्बोनिक एसिड लिया हम लोगों ने, है ना, उसको भी पानी में मिलाओ तो पहले एक आयन देगा H3O+ का और HCO3- निकल गया। अब वो वापस से पानी से मिलके और फर्दर रिएक्शन पे फिर से एक और H3O+ आयन देगा और CO3 निकलेगा, यानी कि कार्बोनेट आयन निकलेगा। ठीक है, तो डायबेसिक है 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, देयरफॉर दे फॉर्म 1 एसिड सॉल्ट और 1 नॉर्मल सॉल्ट। तो इस केस में ये क्या बना रहा है, यहाँ पे भी 1 नॉर्मल सॉल्ट ही दे रहा है। ओके, 1 एसिड सॉल्ट, मतलब एक नॉर्मल सॉल्ट देगा, एक एसिड सॉल्ट देगा। तो एक एसिड सॉल्ट दिया NaHSO4 NaOH, और मतलब कोई भी एक, ये तो बेस हुआ, बेस के साथ कोई डायबेसिक एसिड ले लो, वो पहले एक एसिड सॉल्ट देगा फिर वो नॉर्मल सॉल्ट देगा। तो एसिड सॉल्ट NaHSO4 या Na2SO4। एसिड सॉल्ट में बेसिकली H बीच में रहेगा। डू यू गेट द डिफरेंस? नॉर्मल सॉल्ट में H नहीं रहेगा, जैसे NaCl एक कॉमन सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है, और Na2SO4 भी नॉर्मल सॉल्ट है। तो इन सॉल्ट्स में H नहीं होंगे, जिस सॉल्ट में H होंगे वो एसिडिक सॉल्ट होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन सबको थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, H3PO3 इज अ डायबेसिक एसिड बिकॉज इन ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ये ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस है ना, जहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन एटम विच आर अटैच टू ऑक्सीजन एटम्स आर रिप्लेसेबल। हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू फॉस्फोरस, इतना डिटेल में नहीं आएगा, are not replaceable, hydrogen not replaceable, but these are replaceable and they are diabasic acid. It can come just for a, you know, आप लोग के FIB वगैरह में। ट्राइबेसिक एसिड्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, कि जो एसिड्स ऑन आयनाइजेशन 3 H3O+ आयन्स पर मॉलिक्यूल रिलीज करें, दे आर कॉल्ड ट्राइबेसिक। एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा H3PO4, नॉट H3PO3 है, H3PO4 एंड सिट्रिक एसिड। दे आयनाइज इन ऑब्वियसली 3 स्टेप, क्योंकि 3 हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, मोनोबेसिक एसिड क्या देता है हमें, एक नॉर्मल सॉल्ट देता है। डायबेसिक एसिड हमें एक नॉर्मल और एक एसिडिक सॉल्ट देता है। ट्राइबेसिक एसिड्स हमें NaOH H3O+, एक देखो यहाँ पे मोनोसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट दे रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 डिफरेंट एसिड सॉल्ट बनेंगे और एक नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। सो दिस इज द डेटा विच यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू लर्न, और थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा पढ़ने के लिए आपको। तो यहाँ पे डिटेलिंग में भी दिया गया है कि NaOH और H3PO4 जो है, एक सॉल्ट ये दिया, ये एसिडिक सॉल्ट है और ये एक नॉर्मल सॉल्ट है Na3, वो दोनों एसिडिक थे, ये एक नॉर्मल सॉल्ट है। ठीक है, इसका जो नाम है ये, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, सिलिसिक एसिड H4SiO4 हैज बेसिसिटी ऑफ 4। तो ये एक डेटा है, तो तुम्हें याद रखना है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड मीन्स द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ इट्स एक्वियस सोल्यूशन। एक सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ एसिड है उसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड। तो कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशंस की बात हो रही है, जैसे मैंने कहा ज़्यादा पानी होगा तो डाइल्यूट होगा, कम एसिड होगा ज़्यादा एसिड होगा, कम पानी होगा तो वो डाइल्यूट होगा, यही। ठीक है, अब नाउ वी मूव फर्दर इनटू प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। ओके, so student moving further let us now learn the topic और how ये exactly एसिड बनते कैसे हैं, चिकन पकता कैसे है, वैसे एसिड पकता कैसे है। सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपरेशन, तो और कॉम्बिनेशन, एक्चुअली कॉम्बिनेशन रिएक्शन से होता है सिंथेसिस रिएक्शन। तो जो बाइनरी एसिड होते हैं जिसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, एसिड कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय दिस। फॉर एग्जाम्पल 2 एलिमेंट होना चाहिए उस एसिड में, जैसे H और Cl 2 एलिमेंट है ना, H भी एक एलिमेंट है, तो एक मेटल एक नॉन मेटल है, लेकिन है तो 2 एलिमेंट्स, दोनों मिलके क्या बने HCl।
वैसे H और Br HBr आप बैलेंसिंग आप लोग कर लो, H और S H2S, ठीक है। ये हो गया बाय सिंथेसिस मेथड। सिंथेसिस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, ओके। नेक्स्ट इज बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक और एसिडिक ऑक्साइड। तो जो भी पानी है उसका एक्शन ऑन, मतलब जो पानी का एक्शन किस पे होगा, एसिडिक ऑक्साइड पे। तो एसिडिक ऑक्साइड ले लो और पानी ले लो, बनेगा क्या, पहले केस में क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरे केस में क्या बन रहा है, सल्फ्यूरस एसिड। यहाँ पे देखो SO3 लेना है, यहाँ पे SO2 लेना है, एक ऑक्सीजन कम है तो सल्फ्यूरस, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या होगा, कार्बोनिक एसिड, P2O5 प्लस H2, मतलब वाटर पक्का है, एसिडिक ऑक्साइड के साथ वाटर पक्का है और प्रोडक्ट बनने वाला है हमारा एसिड। तो वो एसिड जो एलिमेंट्स लोगे, जो कंपाउंड्स लोगे या जो एसिडिक ऑक्साइड और पानी के साथ मिलाओगे उस हिसाब से तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा। तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा प्रिपरेशन, शो द प्रिपरेशन ऑफ HNO3, तो आप लोग क्या लोगे, N2O5 और वाटर। यही तो प्रॉब्लम होती है, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर क्यों नहीं पसंद है बच्चों को, क्योंकि कुछ चीजें पढ़ना पड़ता है। हाँ, बेसिकली जहाँ पे लॉजिक होती है तुम पढ़ लेते हो, लेकिन जहाँ पे तुम्हें पढ़ना होता है वो तुम्हें थोड़ा सा यू फील अ बिट। तो स्टूडेंट्स मूविंग फर्दर, जैसे मैंने कहा कि पहला वाला हमारा प्रिपरेशन ऑफ एसिड था बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़े थे ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस भी बोलते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो सेकंड वाला मैंने पढ़ाया था बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक और एसिड ऑक्साइड, तो ये हम कह सकते हैं जो एसिड ऑक्साइड्स को हम एसिडिक एनहाइड्राइड्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड्स, दे डिसॉल्व इन वाटर टू गिव एसिड। तो इन सब के लिस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, वहाँ पे लिखा गया है ओनली ऑक्सी एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन हो वही प्रिपेयर कर सकते हैं, यही क्राइटेरिया है। कुछ की पॉइंट्स है जो तुम्हें याद रखना है। से NO2 इज कॉल्ड मिक्स्ड और डबल एसिड एनहाइड बिकॉज टू एसिड्स, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड कैन बी फॉर्म, मतलब इससे दो एसिड बनते हैं, इसीलिए इसको डबल एसिड बोलते हैं। ये गिव रीजन बनता है। कुछ चीज़ें ना कितनी छुपी हुई रहती हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एज अ टीचर मैं कहती हूँ कि हर लाइन NCERT या CBSE कोई भी बुक हो तुम्हारी, ICSE, इसकी हर लाइन पढ़ो, जो भी तुम लोग जिस सिलेबस से बिलोंग करते हो। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन, यू नो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तो ये है, यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ये एक रीजन हो सकता है ना, इसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहाँ पे एक नॉन मेटल एग्जांपल सल्फर और फॉस्फोरस इज ऑक्सीडाइज बाय कॉन्सेंट्रेटिक नाइट्रिक एसिड, तो ये नाइट्रिक एसिड है दोनों केस में। तो यहाँ पे की कौन है, कौन सा एसिड, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को हम किसी एक नॉन मेटल, कोई भी नॉन मेटल, कोई भी नहीं, सल्फर और फॉस्फोरस ले लो, उसके साथ कंबाइन करोगे तो जो बनेगा वो एसिड बनेगा। यहाँ पे इस केस में बनेगा H2SO4 क्योंकि सल्फर जॉइंट हो रहा है। तो मैम NO3 किधर गया, वो NO2 बन के उड़ गया, वो NO2 बन के उड़ गया, ओके, और पानी निकल गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे HNO3, तो यहाँ पे H3PO4 एसिड बनेगा हमारा, है ना। H3PO4 बना तो बचा हुआ जो H2O NO2 फिर उड़ गया, यानी कि NO2 जरूर उड़ेगा, लेकिन लेना क्या है हमें, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो अब ये तो हुआ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर के साथ ऐड हो रहा है ना, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी तो ऐड हो रहा है HNO3 को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो रहा है, देखो नॉर्मल सॉल्ट्स और ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड्स, वोलेटाइल एसिड ऐसे एसिड जो उड़ सकते हैं, आर डिस्प्लेस बाय लेस नॉन वोलेटाइल एसिड। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो आप, NaCl ले लिया, ये एक सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट लेना है तुम्हें, उसको एक वॉलेटाइल एसिड जैसे H2SO4 लिया, दोनों केस में लेस वॉलेटाइल एसिड लेना है तुम्हें, H2SO4। यहाँ पे सॉल्ट लिया है हमने NaNO3। इन दोनों केस में सॉल्ट ही बनेगा, लेकिन सॉल्ट में एक कौन सा वाला सर, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, समझे। ये H आके इधर बीच में जुड़ जाएगा, NaHS4 बना, और इस केस में भी NaHSO4 बना है, ठीक है। लेकिन दोनों में बाय प्रोडक्ट्स जो होगा, जो एसिड निकलेगा, दोनों में बाय प्रोडक्ट एसिड ही निकलेगा, क्योंकि मोर वॉलेटाइल होगा कंपेयर टू द H2SO। HCl एंड HNO3 आर मोर वॉलेटाइल एसिड। तो यहाँ पे एक और चीज़ तुम्हें पता चली, H2SO4 से ज़्यादा वॉलेटाइल कौन होते हैं, HCl, और HCl तो उड़ जाता है ना, गैस, समझे। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स तो मैंने डिस्कस कर ही चुकी थी। टेस्ट, दे हैव सार टेस्ट, फिजिकल स्टेट में भी मैंने बताया कि कैसे एसिड वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल एसिड्स की यहाँ पे लिस्ट दिए गए हैं। नॉन वॉलेटाइल एसिड में स्टूडेंट्स आप लोग को H2SO4 याद रखो, और वॉलेटाइल में जो उड़ते हैं HCl, HNO3, सब वॉलेटाइल्स में आते हैं, ठीक है। सॉलिड एसिड्स भी होते हैं, बोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड।
तो ये आईसीएसई टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है। इफेक्ट ऑन स्किन, ऑब्वियसली बाबा एसिड पानी खींचता है, डाल के देख लो अपने स्किन पे, पूरे स्किन से पानी खींचेगा, स्किन जल जाएगा, ठीक है। और स्पेशली जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। दे चेंज द कलर्स ऑफ इंडिकेटर्स, मैंने कहा था ना, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस दैट एक्वायर डिस्टिंक्ट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, एग्जांपल लिटमस इंडिकेटर, तो यहाँ पे लिटमस ब्लू टू रेड चेंज होता है। मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथेनिन सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज टू पिंक बन जाता है, लेकिन फिनोल्फथेनिन रिमेन्स कलरलेस। डाल के देख लो, एक एसिड ले लो, HCl में एक ड्रॉप फिनोल्फथेनिन ले लो, कलरलेस ही रहेगा, क्योंकि ओरिजिनली भी फिनोल्फथेनिन, काश मेरे पास होता दिखाती मैं तुम लोग को, फिनोल्फथेनिन कलरलेस होता है, अपने लैब में देख लो। अगर उसको एसिड में डालो तो पिंक कलर में चेंज हो जाए, सॉरी एसिड में डालो तो कलरलेस होता है, बेस में डालो तो पिंक कलर में चेंज हो जाए। याद रखना है कलर की चेंज। वैसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं, स्मेल वगैरह, अनियन जैसे है ना, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, तो उसका एक अपना स्मेल है, एसिड में डालोगे तो इस तरह आपको याद रखना। दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये एक आखिरी चीज़ आपको याद रखनी है। रही बात केमिकल प्रॉपर्टीज, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी तो वही होगी ना कि आपस में ये क्या खिचड़ी पकाते हैं, अंदर उनकी केमिकली क्या लोचा होता है। तो लोचा ये होता है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस वाटर तब होता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है। याद रखो, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर देते हैं, एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर नहीं, तो बचेगा ही क्या है भाई। अब यहाँ पे जैसे तुमने एग्जांपल ले लिया, कोई एक मेटल का जिंक ले लिया और एसिड ले लिया H2SO4, तो ये जो Zn इसको डिस्प्लेस करेगा ZnSO4, अब तो हाइड्रोजन तो निकलेगा ना भाई, पानी कहाँ से बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकला। उसी तरह यहाँ पे बहुत सारे एक टेबल फॉर्म में आपको दिए गए, आपके बुक में दिए गए हैं, बहुत सारे एसिड और मेटल को रिएक्ट किया गया, आपके ये टेक्स्ट बुक में दिया है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इन सब को कोई भी एसिड ले लो, यहाँ पे HCl ले लिया, अभी मैंने Zn को H2SO4 से रिएक्ट किया था, यहाँ पे HCl से रिएक्ट है, तो ये इसको डिस्प्लेस करना है तुम्हें H को, और ये H उड़ जाएगा, H ये उड़ जाएगा, बस इतना ही याद रखना। अब नाइट्रिक एसिड के केस में हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या करता है, इस प्रिपरेशन में ये काम नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रोजन को पानी बनाना, ऑक्सीडाइज होना यानी कि इस H से O मिल जाना, तो नाइट्रिक एसिड वो काम करता है। सिर्फ मैग्नीशियम एंड मैंगनीज कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अगर बनाना है फिर भी नाइट्रिक एसिड के साथ, तो मैंगनीज के साथ कुछ हद तक ये बन सकता है, लेकिन बाकी मेटल्स के साथ नहीं बन सकता। ये भी गिव रीजन के लिए आ सकता है, ये एसिड क्यों हाइड्रोजन नहीं बल्कि पानी रिलीज करता है। तुम कह सकते हो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और H2 के साथ O मिल जाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस कैन कम फॉर अ गिव रीजन। देन रिएक्शन विद बेसिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो रिएक्शन विद बेस विल बी व्हाट, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, राइट? डू यू नो अबाउट इट? तो एसिड, यहाँ पे इन्होंने एसिड न्यूट्रलाइजेस बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट, ये तो फेमस रिएक्शन है, बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग। कुछ कोई भी एसिड ले लो आप, जैसे ये वाला फेमस है NaOH और HNO3, NaOH अब कॉमन सॉल्ट भी होता है ना, बताओ NaOH एक बेस है, एसिड बताओ HCl, NaCl प्लस वाटर, ये तो हमारा फेमस बचपन वाला रिएक्शन, और एक्स्ट्रा वाले ये, ठीक है। एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन सॉल्ट, डाइल्यूट एसिड ले लो, डाइल्यूट एसिड कौन होते हैं, पानी मिक्स होता है, हाँ ऑब्वियसली, तो तुम्हें दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और डाइल्यूटेड एसिड ले लो, तो वो क्या देगा तुम्हें। यहाँ पे याद रखना, जब भी हम कार्बोनेट्स लेते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जब भी हम HNO3 NO2 रिलीज होता है, ये चीज़ें तुम लोग को पता होना चाहिए। जब भी हम सिर्फ एसिड ले ले और एक्टिव मेटल ले ले तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये जो कॉमन जो देते हैं ना फॉर्मूला, इसको याद करो। तुम लोग पूछते हो ना कैसे याद रहेगा, ये याद करो कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3, कार्बोनेट यानी कि CO3, तो देखो ये CO3 ये HCO3 ये बाइकार्बोनेट, दोनों केस में एसिड मिलाओगे, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट प्लस एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, यू नो दैट। बट कार्बोनेट वाला और एसिड रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा साथ में, जब भी कार्बोनेट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। गेटिंग माई पॉइंट, हाउ टू रिमेंबर? गुड। If the salt produced is insoluble, then the reaction does not proceed. So we do not expect lead carbonate to react with hydrochloric acid. क्योंकि lead अक्सर
प्रेसिपिटेट बनाता है और रिएक्शन आगे बढ़ता नहीं। इसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट और रिएक्ट विद डज नॉट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें भी प्रेसिपिटेट, मतलब प्रेसिपिटेट बनेगा तो सॉल्ट नहीं बनेगा, याद रखना। आई होप यू ऑल नो व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट। एनी इनसोल्यूबल कंपाउंड इज अ प्रेसिपिटेट, मतलब उसमें गाढ़ा गाढ़ा कुछ दिखेगा, अंडे की जर्दी जैसे। द हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर द ओनली कॉमन कार्बोनेट्स विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। एग्जाम्पल याद रखना, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड of sodium and potassium. Decomposition of sulfides and bisulfide. What do you mean by decomposition reaction? कोई चीज जो टूट जाती है, एक चीज दो में बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये कैल्शियम सल्फेट देखो, ये टूटेगी और टूटेगी किसमें? HCl से रिएक्ट करो, CaCl2 H2 और SO2। उसी तरह NaHO, इसका भी तितर बितर हो जाएगा। कैसे? NaCl बनेगा, H2O, हाँ SO2 ये उड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स। अब बाई सल्फाइड यानी कि HSO3, बाई मतलब H लगाना है तुम्हें। डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड मतलब क्या? सिर्फ S लगाना है, सिर्फ S लगाना है। ZnS और HCl क्या बनेगा? सॉल्ट। क्रिस क्रॉस कर लेना ZnCl2 का, मतलब ये इसकी वैलेंसी हो गई, इसकी। और यहाँ पे जब गैस बनेगा वो हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। अगर सल्फाइड होगा तो गैस क्या निकलेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। याद रखना, अगर तुम सल्फेट लोगी, सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड वाली बात होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड और गैस होगी। अगर तुम सिर्फ सल्फाइड लोगे, इसको क्या बोलते हैं? सिर्फ एस होगा तो सल्फाइड। सल्फाइड के केस में जो गैस निकलेगा वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो। ठीक है, याद रखना पड़ता है स्टूडेंट। ऐसे नहीं तुम्हें कोई चीज तुम लोग सोच लो बस हम लोग ने पढ़ लिया वो दिमाग में चली जाए, जादू हो जाए। जादू मंत्र नहीं हो, मेहनत होती। रिएक्शन विथ क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स, तो फ्यू क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हर क्लोराइड और सल्फेट्स ये सब नहीं रिएक्ट करते, कुछ हैं, जैसे कुछ में BaCl2 है, ये क्लोराइड है, ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा? HCl तो बनेगा, एसिड तो बनेगा, लेकिन BaSO4 एक प्रेसिपिटेट निकलेगा। एरो नीचे मतलब प्रेसिपिटेट, एरो ऊपर मतलब गैस। ये अलग ही रिएक्शन शो करेगा, जो एक्वियस सॉल्यूशन होगा उसमें अलग ही शो करेगा ये। हाँ, इसका जो क्लोराइड्स और नाइट्रेट्स होते हैं, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या रिएक्शन शो करे वो बता रहा है। ठीक है, देख थोड़ा सा ट्रिकी है, अग्री, दिस वाला थोड़ा ज्यादा ट्रिकी है। देखो नॉर्मली जो क्लोराइड्स और नाइट्रेट्स होते हैं दे रिएक्ट ओनली विद H2SO, कॉन्सेंट्रेटेड H2, लेकिन यहाँ पे डाइल्यूट के साथ इन्होंने देखा। ठीक है, तो यहाँ पे जब कॉन्सेंट्रेट, देखो दो चीजें यहाँ पे हो रही है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी रिएक्शन बता रहे हैं और डाइल्यूट, देखो अलग अलग रिएक्शन हो रहा है। डाइल्यूट के साथ प्रेसिपिटेट बन रहा है, लेकिन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, जैसे यहाँ पे BaCl2, यहाँ पे NaCl लिया, उड़ेगा HCl, NaHSO4। ठीक है, NaHSO यानी कि एक कौन सा टाइप का सॉल्ट बन रहा है? एक एसिडिक सॉल्ट बन रहा है। और NaCl और H2SO4 अगेन कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया इन्होंने, टेम्परेचर कम लिया 200 डिग्री सेल्सियस के नीचे, तो ये एसिडिक सॉल्ट। टेम्परेचर भी बढ़ाने से, देखो डिश भी हम पका रहे हैं, अगर हमें सिर्फ हाफ फ्राई अंडा बनाना, हम कम टेम्परेचर में झट से निकाल देते हैं। अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाएगा वो अंडे का बिल्कुल जल्दी पक जाएगी। तो एक केमिकल रिएक्शन डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल्सो। तो हम ये नहीं सोच सकते अरे टेम्परेचर बदल दिया प्रोडक्ट बदल गया। ऑफकोर्स तुम घर में पका के देख लो ना कोई चीज, कम आग और आग जला दो, बस वो जल के खाक कोक बन जाएगा, कार्बन निकलेगा उससे। एक बार ऐसे ही हुआ, सर ने कहानी बात है, एक बार अंडे बॉयल किया गया था, इतना बॉयल किया कि सो गए थे हम लोग। जब 1 घंटे बाद उठे तो सिर्फ कार्बन बचा था, ना पतीली भी नहीं बची ना अंडा बचा उसमें, कुछ था ही नहीं, तो ये सब होल हो गया था। तो ऐसा करो मत आप लोग, बट मैं एक बता रही हूँ कि जितना टेम्परेचर तुम दोगे उतना डिफरेंट रिएक्शन होगा, उतना डिफरेंट प्रोडक्ट होगा। देन अब बिलो 200 भी दिया है H2SO4 और KNO3, तो KHSO4 बना, HNO3 गैस लिबरेट हुआ, KNO3 H2SO4 अबाउट 200 K2SO4 बना। तो ये टेम्परेचर का खेल है। ठीक है, तो जो फाइनल एसिड का यहाँ पे टेबल दिया और यूज दिया, एसिड यूज होते हैं बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, देखो कुछ एसिड तो खाने में यूज होते हैं, सिट्रिक, ऑक्सैलिक, कार्बोनिक, टार्टरिक, एसिडिक, है ना, ये सब इनके सब यूजेस दिए हैं, ये लर्न कर लेना, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे इंटेक क्वेश्चंस दिए, प्लीज ट्राई टू सॉल्व देम। ओके, इफ यू ट्राई टू सॉल्व देम देन डेफिनेटली आप लोग को हो जाएगा। तो यहाँ पे
ये जो पेजेस पे रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल अभी मैंने दिखाया था, अभी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब किए थे ना हम लोगों ने। मेटल कार्बोनेट्स भी हम लोगों ने पढ़े थे, क्विक रिवीजन ले लो। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो मैंने कब क्या कहा था, जब भी कार्बोनेट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस 100% रिलीज होगा। तो ये याद रखना। और पानी मतलब एसिड सेम होगा, सेम वाला रिएक्शन होगा। एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर देता है, तो सॉल्ट प्लस वाटर यहाँ भी बनेगा, बट एक्स्ट्रा क्या होगा, कार्बोनेट होगा। तो याद रखना कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे दिया है कार्बोनेट के एग्जाम्पल वही वाला। तो सॉल्ट तो बना ही बना, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट के तौर पे बना है और H2O भी बाय प्रोडक्ट बना है। ठीक है, एसिड एंड बेसिस एक साथ रिएक्ट करके क्या बना, हमने क्या कहा था, सॉल्ट प्लस वाटर। सो एसिड प्लस बेस गिव्स एसिड प्लस बेस। जनरल रिएक्शन क्या है, एसिड प्लस बेस गिव्स, बोलो, सॉल्ट प्लस वाटर। ये सब मैं रिवीजन करवा रही हूँ स्टूडेंट्स, जो अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को। तो एसिड यहाँ पे दिया NaOH, बेस दिया HCl, NaCl सॉल्ट है और वाटर वाटर। तो इस टाइप के रिएक्शन को वी ऑल्सो कॉल एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड? क्यों न्यूट्रलाइज? क्योंकि सॉल्ट न्यूट्रल, pH उसकी वैल्यू 7 होती है। ठीक है, so reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as this type of reaction, neutralization reaction. Reaction of metallic oxide with water, पानी के साथ, मैंने अभी तो बताया था। मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर देगा। वही आप लोग को लिखना है HCl। और मेटेलिक ऑक्साइड की बात हो रही, सिर्फ मेटल की नहीं, मेटल की बात होगी तो मैं समझ गई आप टेक्स्ट बुक क्यों उठाए। तो मेटेलिक ऑक्साइड होगा तो ऑब्वियसली इसमें ऑक्सीजन है ना। सिर्फ मेटल होता तो ऑक्सीजन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। लेकिन इस केस में मेटेलिक ऑक्साइड होने की वजह से पानी रिलीज होता है। समझे लॉजिक? ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ, ये तो था एसिड वाला। अब हम मूविंग फर्दर जो बेस के बारे में पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक हमारा एसिड वाला पार्ट ओवर हो गया, बेस वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। फर्दर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिस। एसिड हो चुका है इन द लास्ट लेक्चर, द फर्स्ट पार्ट वी हैव डन इज एसिड। चैप्टर नेम इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिस। ओके, व्हाट आर बेसिस स्टूडेंट्स? मैंने कहा बेसिस क्या होते हैं, जो सोपी इन टच होते हैं, जो बिटर होते हैं। जो साबुन है तुम्हारा, जो सोप है, वो बेसिकली वो जब ऑयल और पानी से मिलके फ्रॉथ बनाते हैं, है ना। तो हमारे बॉडी में ऑयल रहता है, नेचुरल ऑयल्स रहते हैं, वही जब साबुन हम उसको टच करते हैं पानी के साथ तो क्या बनता है, बुलबुले। खैर, अ बेस इज आइदर मेटेलिक ऑक्साइड और अ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। सो ज़रूरी नहीं कि वो मेटेलिक ऑक्साइड हो, वो एक मेटल हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। ओके, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, विच रिएक्ट्स विथ हाइड्रोनियम आयंस ऑफ एन एसिड। मैंने कहा बेसिसिटी यही तो डिस्कस करते हैं हम लोग कि एसिड कितने हाइड्रोनियम आयंस रिलीज करते हैं, वही नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस बेस बनाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए तो कह सकते हैं एसिड की बेसिसिटी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो यही तो ये बता रहे, क्योंकि बेस का ये एक वैसा वाला डेफिनेशन दे रहे हैं, हायर लेवल वाला का। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो मेटल ऑक्साइड या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स, ये विच रिएक्ट्स विथ हाइड्रोनियम आयंस ऑफ एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। सो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कॉपर ऑक्साइड इज अ मेटेलिक ऑक्साइड, है ना, मेटेलिक ऑक्साइड। और ये जब एसिड से रिएक्ट करेंगे, तो मैं लास्ट लेक्चर में एक्चुअली लेक्चर एंड कर रही थी मेटेलिक ऑक्साइड से, वो आता है बेस के अंदर। हम जब एसिड में पढ़ रहे थे सिर्फ मेटल और एसिड को पढ़े थे, अब हम मेटेलिक ऑक्साइड को लेंगे बेस, क्योंकि यहाँ पे ये सॉल्ट एंड वाटर देगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन भी मौजूद है, चाहे हम हाइड्रोक्साइड ले लें चाहे ऑक्साइड ले लें, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो सारे एग्जाम्पल्स आप लोग उसको नोट कर लो। बेसिक ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक ऑक्साइड क्या हो सकता है? इट इज अ मेटेलिक ऑक्साइड which contains O2 minus ion and then reacts with an acid to form salt and water only. ठीक है, O2 minus ions निकलने चाहिए उससे, बेस से। Now importance of the word only का क्या है यहाँ पे in this definition? क्योंकि certain compounds which are quite different from basic metallic oxides and hydroxide would be included in the definition of the base. For example, अगर हमने lead oxide is a metallic oxide, lead oxide PbO is a metallic oxide,
which reacts with HCl to produce lead chloride, a salt and water, है ना, lead chloride बनता है, salt and water बनता है, but the word only excludes it from the class of bases because chlorine is also produced, not only water. exclude क्यों हुआ, वो इसमें इंक्लूड क्यों नहीं हुआ डेफिनेशन में? सॉल्ट एंड वाटर तो बना ही बना, ये क्यों निकल गया? ये ना निकलता तो इस डेफिनेशन के लिए फिट होता, समझे? ये वो कहना चाह रहे हैं. नेक्स्ट है बेसिक हाइड्रोक्साइड. तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला चैप्टर है, तो दिमाग लगाओ. बेसिक हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली इसमें जैसे NaOH ये हाइड्रोक्साइड हुआ ना, और बेस भी है ये. इसमें OH माइनस, जैसे एक मेटेलिक ऑक्साइड में O2 माइनस आयन्स रिलीज होते हैं, इसमें OH माइनस आयन्स रिलीज होंगे, समझे? बेसिक हाइड्रोक्साइड और बेसिक ऑक्साइड में डिफरेंस समझ में आया स्टूडेंट्स? बेसिक ऑक्साइड का एग्जांपल है CuO, बेसिक हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल है NaOH, AlOH, तो ये सब इसमें OH वाले आयन्स और वो रिलीज करेंगे, ठीक है? और वो भी बेसिक हाइड्रोक्साइड और एसिड भी गिव सॉल्ट एंड वाटर. What about alkalis? I've discussed it before also when I was introducing base. What are alkalis? An alkali is a basic hydroxide which when dissolved in water produces OH minus ion as the only negatively charged ion. For example, NaOH को मैं पानी में डाल दूँ तो जब आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर पढ़ोगे ना तो इसको डिटेल में और पढ़ोगे कि ये कैसे होता है. तो खैर Na प्लस और OH माइनस रिलीज होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो तो हम ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? An alkali is a base. No, what is the difference between a base and an alkali? An alkali is a base soluble in water. मतलब एक ऐसा बेस जो पानी में घुलता है, उसको हम alkali कहते हैं. समझे alkali किसको कहते हैं? And all alkalis from OH minus ion form OH minus ion in aqueous solution as the only negative ions. They turn red litmus blue. All metallic oxides and hydroxide are insoluble in water except those of sodium, potassium, calcium. Why? Because they are highly reactive metals. Okay, so these all the metallic oxides, hydroxides are insoluble in water, but they are readily soluble in, slightly soluble in water, not readily, slightly soluble in water. So the most common soluble bases, that is alkalis are, तो उसमें इन्हीं वाले कैटेगरी वाले आएंगे जो स्लाइटली सोल्यूबल. मैंने क्या कहा, बहुत सारे बेस नॉट सोल्यूबल इन वाटर, दे आर नॉट alkalis. So which are the base which are soluble in water and called alkalis? Mostly the compounds of या oxides and hydroxide of sodium, potassium and calcium are the alkalis. Are you getting my point? Alkalis किसके बनते हैं? इन वाले metals के, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, माने ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल है सोडियम पोटेशियम के, जो टॉप 3 रिएक्टिविटी सीरीज में है, इन तीनों को याद रखना तुम्हें, SPAC याद रखना, ठीक है? इनके अल्कलीज रेडिली बन जाए, मतलब इनके अल्कलीज ही बनते हैं क्योंकि दे आर रेडिली, नॉट रेडिली, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर. अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो इंक्लूडिंग दिस, ऑल दिस चार्ट, ये SpNH4 याद रखना. ओके, द फर्स्ट टू आर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, इनफैक्ट दिस टू आर वेरी रिएक्टिव ना, सो दे आर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज. द रेस्ट टू आर वीक अल्कलीज, calcium hydroxide and ammonium hydroxide are weak alkalis. So all alkalis are bases but not all bases are alkalis. So understood now? जैसे ferric hydroxide है, cupric hydroxide है, they are bases but they are not alkalis because I told you they are not soluble in water. Are you getting my point? So they'll form precipitates instead of घुलने का. तो classification of bases on the basis of the strength हो जाता है कि strong है कि weak alkalis. Strong alkalis it undergoes almost complete dissociation in aqueous solution to produce OH minus ion. But the weak alkalis they undergo only partial dissociation. Partial मतलब वो breakdown पूरा नहीं करते, थोड़ा बहुत ions को release करते हैं. कौन से ions? Low concentration of OH minus ion in solution. यहाँ पे weak alkalis मैंने वही वाले अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज सोडियम वाला और पोटेशियम वाला. ठीक है, समझ में आया डिफरेंस? समझ में आया स्ट्रॉन्ग और वीक अल्कलीज का? ऑन द बेसिस ऑफ द एसिडिटी बताइए, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिसिटी H3O+ आयंस रिलीज हो रहे थे, हमने मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक पढ़ा था. उसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ द एसिडिटी ऑफ अ बेस इज एक्चुअली व्हाट? नंबर ऑफ OH माइनस. वहाँ पे H3O+ आयंस आते हैं, यहाँ पे OH आयन विच कैन बी प्रोड्यूस इन पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस इन एक्वेस. आर गेटिंग माई पॉइंट? ये मोनो एसिडिक, अब जैसे वहाँ पे मोनो बेसिक एसिड बोलते थे, हम यहाँ मोनो एसिडिक बेस बोलेंगे. क्या बोलेंगे? डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस. तो मोनो एसिडिक बेस विल रिलीज ओनली प्रोड्यूस, उसका एक मॉलिक्यूल विल प्रोड्यूस ओनली 1 OH पर मॉलिक्यूल ऑफ दैट. एग्जाम्पल NaOH, Na+OH- दिया. उसी तरह डाई बेसिक एसिड क्या करेगा?
तो हाँ 2H और 2 स्टेप में देगा, है ना. एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड. यू हैव टू लर्न द एग्जाम्पल. फॉर वाटर insoluble hydroxides, acidity is equal to the number of replaceable OH minus ions in one molecule of that base. ठीक है. Triacidic base, it is a base that dissociates in aqueous solution to produce 3 OH minus ions per molecule of that base. ठीक है. यहाँ पे एग्जाम्पल है AlOH3 FeOH. ठीक है, याद रखना. नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेसिस. बेस हम कैसे पका सकते हैं? बेस को कैसे पकाएं बताओ. किचन में पकाएं, लैब में पकाएं. लैब ही में पकाते हैं. तो लैब में हमने एक मेटल लिया, एक कप में मेटल ले लो, एक कप में ऑक्सीजन ले लो, दोनों को मिक्स कर लो, बन गया हमारा बेस. यानी कि ये एक सिंथेसिस रिएक्शन हो गया ना, है ना. कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया. फ्रॉम मेटल्स भी हो गया, मेटल से पकाया हमने, लेकिन ऑक्सीजन की था यहाँ पे. लेकिन हम बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन रिएक्टिव मेटल्स भी, और रिएक्टिव मेटल्स में कौन कौन आएगा? Sp(C) हमारा सोडियम पोटेशियम कैल्शियम. तो वो एकदम से रिएक्ट करेगा. सोडियम और पानी मिला लो, एकदम से रिएक्ट करके NaOH बनेगा, जो कि हमारा अल्कली है. बेस भी है, अल्कली भी है हमारा. ये दोनों तो अल्कली है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो खैर बेस है. ये दोनों अल्कलीज है क्योंकि दे आर सोल्यूबल इन वाटर. तो गैस जो रिलीज होगी जब ये दोनों मिले, NaOH, एक H तो इसके साथ गया, तो एक ही H बचा. मतलब H एक गया नहीं गया वो मैटर नहीं करता. मैटर कर रहा है कि H2O नहीं बनेगा, हमारा हाइड्रोजन बनेगा. हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगा. नेक्स्ट है बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोल्यूबल मेटेलिक ऑक्साइड. यहाँ पे और लॉजिक लगाओ. पानी लेना है और सोल्यूबल मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड जो सोल्यूबल हो, तो दोनों मिक्स ही होंगे ना. सोल्यूबल है तो पानी में, तो दोनों मिक्स होकर ऑब्वियसली एक कॉम्बिनेशन वाला रिएक्शन बना, है ना. कॉम्बिनेशन रिएक्शन बना, दोनों मिलके एक प्रोडक्ट बना. बस कंबाइन करो और सॉल्ट बनाओ, सॉरी अल्कली बनाओ. अल्कली बनेगा इस केस में. ओके. बाय डबल डिकम्पोजिशन. व्हाट डू यू मीन बाय डबल? इसके लिए आपको डेफिनेशंस पता होना चाहिए. डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि क्या होने वाला है यहाँ पे? बेसिकली हम जब लेंगे एक एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट विद अ बेस या अल्कली. अल्कली भी ले सकते हैं, बेस भी ले सकते हैं. जैसे ये एक अल्कली है, ये भी अल्कली है, ये एक बेस है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज बेस ना, वीक बेस ना, तो वीक अल्कली, या फिर एक वीक अल्कली है, चलो ऐसे वीक अल्कली कह दो. तो यहाँ बेस भी ले सकते हैं. दोनों का क्या हो रहा है? दोनों को मिक्स करके बेसिक हाइड्रोक्साइड बन रहा है और नॉर्मल सॉल्ट. तो बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाओ. बेसिक हाइड्रोक्साइड जो Fe है उसको हम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, यानी कि OH तो मिलेगा ही. तो बची हुई चीज़ों को बाहर निकालो, NaCl को निकालो. यहाँ पे बचा क्या? CuOH बना, तो NaSO4 बाहर निकाला. क्रिस क्रॉस करके उसका वैलेंसिस कर लो, Na2SO4 बना. यहाँ पे क्या बनेगा? AlOH3 बना, और ये क्रिस क्रॉस करो NH4 और Cl की वैलेंसी 1, NH4 की वैलेंसी भी 1. ठीक है, डन, बना. बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड. मेटल सल्फाइड है ZnS और ऑक्सीजन है, तो क्या बना? मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा ऑब्वियसली. मेटल, और ये क्या निकलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा. याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस. मेटेलिक सल्फाइड इस केस में H2S गैस मत निकालो. इस केस में H है ही नहीं, तो फिर तुम्हें मेटेलिक सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा. उससे कंफ्यूज मत हो एसिड से. डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट में क्या करोगे? सॉल्ट को डिकम्पोज करो, तोड़ो, इसको 2 हिस्से में तोड़ो, कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा. इसको 2 हिस्से में तोड़ो, कॉपर ऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड. आसान है ना. मेटल कार्बोनेट ब्रेक्स डाउन इनटू या डिकम्पोजेस इनटू बेसिक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल फॉर्मूला. अब यहाँ पे तुम्हें एक क्वेश्चन आ सकता है कि सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट क्यों नहीं डिकम्पोज करते? मैंने कहा दे हाईली रिएक्टिव, सो दे डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग. ओके, उनको तोड़ना आसान नहीं. मेटल नाइट्रेट जो है वो बेसिक ऑक्साइड यहाँ पे देखो कितना अच्छे से डिकम्पोजिशन हो रहा है. 2 चीज़ों, एक मेटल कार्बोनेट को हमने डिकम्पोज किया, अब यहाँ पे हम मेटल नाइट्रेट को डिकम्पोज कर रहे हैं. तो क्या क्या निकलेगा बताओ? कैल्शियम ऑक्साइड निकला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. मैंने कहा जब भी NO देखो तो NO2 गैस निकालो, ठीक है, और एक ऑक्सीजन गैस निकले. ठीक है, तो ये लर्न कर लेना. यहाँ अगेन सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट डू नॉट गिव मेटल ऑक्साइड व्हेन डिकम्पोज. दिस इज द की और नोट यू हैव टू नोट डाउन. Now next is ammonium hydroxide can be prepared by simply dissolving ammonia gas in water. अमोनिया लो, पानी लो, अमोनिया एक वीक अल्कली है. ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करते हैं. तो यहाँ पे तो हमारा प्रिपरेशन तो हो गया. अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस ऑफ अल्कली. देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव अ शार्प एंड बिटर टेस्ट. दे चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स में मैंने अभी डिस्कस किया था स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर कि लिटमस पेपर जो है ब्लू टर्न होता है ना. रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, मिथाइल ऑरेंज टर्न्स टू येलो अगर बेस है तो, फिनॉल्फथैलीन कलरलेस टू पिंक,
एंड इनसोल्यूबल बेसिस डू नॉट अफेक्ट इंडिकेटर। इनसोल्यूबल है तो कुछ टेस्ट देता नहीं। दे आर सोपी सब्सटेंसेज एंड दे आर स्लिपरी इन टच। दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। दे शो माइल्ड कोरोसिव एक्शन कंपेयर टू एसिडिक, ये माइल्ड कोरोसिव एक्शन शो करते हैं, ठीक है। एसिड जो है स्ट्रॉन्ग कोरोसिव एक्शन शो करते हैं। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो स्ट्रॉन्ग अल्कली जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो उल्टा वाला हो गया, कार्बोनेट ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड जब अल्कली से रिएक्ट किया तो कार्बोनेट बनता है और वाटर रिलीज होता है। बेस और एसिड रिएक्ट करोगे, एसिड प्लस बेस तो सॉल्ट एंड वाटर देगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स नोट डाउन कर लेना और फॉर्मूलेज याद रखना। ये एक फॉर्मूला याद रखना, जो इनसोल्यूबल मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनते हैं किससे, जब हम मेटेलिक सॉल्ट लेते हैं। मेटेलिक सॉल्ट यानी कि मेटेलिक वाला मेटल होना चाहिए, इसमें नॉन मेटेलिक सॉल्ट नहीं होना चाहिए। और अल्कली या बेस ले लिया, सॉल्ट तो बनेगा ही, लेकिन एक प्रेसिपिटेट बनेगा जो इनसोल्यूबल होगा। ऑब्वियसली प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल ही होते हैं, तो इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे जो कि अलग अलग कलर्स के होंगे। इसका एक अलग चैप्टर ही है आप लोगों को। कौन सा? एक चैप्टर नहीं है आप लोगों को जब आपको सारे कंपाउंड्स पढ़ने हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाँ एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसमें आपको ये डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी कि कौन सा ऐसा कलर आया क्यों, ये भी बताऊंगी, क्योंकि इसका मैं एक निमोनिक दूंगी और उससे आप लोग को प्रेसिपिटेट के कलर्स याद हो जाएगा। अभी के लिए इतना पढ़ लो, ठीक है। व्हेन अल्कलीज आर वार्म्ड विद एन अमोनिया सॉल्ट और अमोनिया गैस इज गिवन आउट, ओके। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हें अमोनिया वाला टॉपिक बहुत जगह आता है, केबर्स प्रोसेस में भी आ रहा है। अमोनिया तो पूरा आपको पढ़ना ही होगा। NH4Cl और NaOH ले लिया, अमोनियम क्लोराइड ले लिया, एक सॉल्ट है, और NaOH लिया, तो सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। इससे पानी और अमोनिया गैस रिलीज होगा। क्या होगा? NH3 रिलीज हो गया, देखो Cl बचा और H बना, तो ये जो Cl है वो Na के साथ चला गया और OH और ये H मिलके पानी बना, ठीक है। यही चीज़ आप बाकियों को करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और KOH के साथ वही होगा, ठीक है। अमोनिया गैस ज़रूर रिलीज करवा देना, उसको ना छोड़ना। तो बेसिकली जो बेस होते हैं उसके यूजेस भी हम पढ़ते हैं। बहुत सारे बेस हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो सोप के मैन्युफैक्चर में, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम। तो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट, सोप्स, बैटरीज, अल्कलाइन बैटरीज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम, स्टूडेंट्स ये लोग को पता होना चाहिए, स्लेक्ट लाइम इसका कॉमन नेम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग के मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है और हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में यूज़ होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ यूज एज एन एंट एसिड, जब भी एसिडिटी होती है जो तुम लोग पीते हो डाइजिन, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक की इंग्रेडिएंट होता है। अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ अ फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स, यानी कि साबुन वाला ही प्रॉपर्टी हुआ, सर्फ वाला प्रॉपर्टी हुआ, जो बहुत अच्छा सर्फ होगा उसमें ये होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सर्फ एक्सल वगैरह में। मैग्नीशिया इन मेकिंग रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स एंड कैल्शियम ऑक्साइड ड्राई, ये वेरी इंपॉर्टेंट। CaO इज अ फेमस ड्राइंग एजेंट, जब तुम पढ़ते हो HCl वगैरह तो इट्स अ फेमस ड्राइंग एजेंट, ठीक है। नाउ मूविंग टू एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर वेयर यू आर टेस्टिंग फॉर एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी। एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी का मतलब क्या है? द एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन कैन बी टेस्टेड बाय कॉमन इंडिकेटर्स लाइक लिटमस, मिथाइल, ऑरेंज एंड फिनोल। ओके फाइन, बट अगर हमें मोर एक्यूरेटली उसको मेजर करना है, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन, कितने OH माइनस रिलीज हुए, कितने H3O प्लस से H प्लस रिलीज हुए, उस केस में यानी कि वाटर आयनाइजेस टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस एंड OH माइनस, H3O प्लस इन द केस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज़्यादा होता है? बेसिक सॉल्यूशन में। तो इन प्योर वाटर इज फाउंड टू बी 1:10⁻⁻7 मोल पर लीटर। दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट दिस मीन्स दैट ऑल एक्वियस सॉल्यूशन कंटेन्स आइदर दिस और दिस आयंस। मतलब कॉन्सेंट्रेशन जिसका ज़्यादा होगा उस हिसाब से वो एसिडिक या बेसिक होगा। H3O प्लस ज़्यादा है मतलब एसिडिक हुआ, OH माइनस ज़्यादा आयंस रिलीज हो रहे हैं उस सॉल्यूशन में तो वो बेसिक सॉल्यूशन हुआ। तो हर किसी पानी में ये रहता है। द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस आयंस इज the product is given 1:10⁻⁻7 into 1:10⁻⁻, is equal to 1 mole to be at 25 degrees Celsius. This is known as the ionic product of water. You don't have to learn the product, but you should only know
कि इट इज़ द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एज पर केमिस्ट्री। अब मुद्दा ये है, जब adding acid to water the concentration of obviously what will increase, what increases? जब हम एक एसिड डाले पानी में तो क्या इंक्रीज होगा? H3O प्लस आयन इंक्रीज होगा। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलेगा? उसका एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा, है ना। एंड दैट ऑफ OH माइनस डिक्रीजेस so that Kw remains the same of an alkali is added, the reverse is मतलब अगर alkali आरो तो रिवर्स प्रोसेस होगा। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस इन द सॉल्यूशन। इसको इतना डिटेल ना जाने, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ना एक डेनिश बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन, उन्होंने एक स्केल बनाया था, ये एक्चुअल कहानी है। pH स्केल बनाया था जिसने H3O प्लस आयंस पे ही कंसंट्रेट किया, क्योंकि उसी से हमें लॉजिक लग जाएगा, जिसमें ज़्यादा है एसिडिक है, जिसमें कम है बेसिक है, इस तरह में पता चलेगा। तो यहाँ पे pH में P स्टैंड फॉर व्हाट? pH में व्हाट डज P स्टैंड फॉर? स्टूडेंट्स मैं pH डायग्राम अभी बना के दिखाऊंगी आप लोग। pH स्केल देखो, pH पहले तो ऐसे नहीं लिखते, ये गलत लिखा है इसने। कैसे लिखते हैं? स्मॉल p बिग है, वे P स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मन। ये किसी को पता नहीं होता है स्टूडेंट, ये pH ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। P स्टैंड फॉर पोटेंस। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? व्हाट डू मीन बाय पोटेंस? पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर। So pH means the power of hydrogen. So what potence in German means? Power. जर्मन में potence मतलब power होता है, तो power of what? Hydrogen. So pH is nothing but power of hydrogen. So pH means the power of hydrogen. लिखो यहाँ पे, तुम लोगों को यही नहीं मालूम, pH means पावर। कल को कोई पूछे pH का फुल फॉर्म क्या है, एटलीस्ट इतने केपेबल हो कि pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, pH स्मॉल p बिग है, ये गलत तरीका है, इस तरह लिखना। P इन जर्मन मीन्स पावर, दैट्स पोटेंस। पोटेंस मतलब पावर। सो अगर हम डिफाइन करना चाहें, अगर मैं तुम्हें पूरा डेफिनेशन ही दे दूं, ओके, डेफिनेशन में लिखती हूँ यहाँ पे, व्हाट डज pH of a solution. So I will write here, just थोड़ा सा कम कर दे, लिखो, the pH of a solution is what? Is the negative logarithm, is the negative logarithm based है ना ये, तो logarithm में तो आप लोग को डिटेल में जाना नहीं है, बस डेफिनेशन याद करो। To the base 10 of the hydrogen ion concentration expressed in what? Moles? Per liter. Moles per liter. Okay, या लिखो expressed in moles per liter। यानी कि लिखूंगी कैसे मैं इसको? pH इज इक्वल टू log of 10 और क्या ऑफ सॉल्यूशन, द नेगेटिव लोगैरिथम टू द बेस 10, नेगेटिव लोगैरिथम 1/h, ओके, 1/h प्लस आयंस की बात हो रही है ना, ओके। द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज द नेगेटिव लोगैरिथम टू द बेस 10, यानी कि log 10 नेगेटिव लोगैरिथम 1/h प्लस। ठीक है, तो इसका अगर हम इसको और कन्वर्ट करें, मतलब इसको अगर log h को ऊपर लेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ना, मतलब वो नेगेटिव यहाँ पे साइन आ जाएगा ना, माइनस log 10 मैंने जब h को ऊपर लिया। तो ये बेसिक मैथ है तुम लोग का, तुम लोग log चैप्टर पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। जब ये ऐसे लिखते हैं ना, जब अगर हम उसको ऊपर लेना है तो यहाँ पे माइनस लगा देना, तो ये आंसर है तुम्हारा, यानी कि इसको डिफाइन कर रहे हो तुम। द pH ऑफ अ सोल्यूशन इज द नेगेटिव लोगैरिथम टू द बेस 10 ऑफ द हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन what? Moles per liter. Okay, so solution of H plus ions of concentration equal to 10 minus 12 will have pH 12. Now यहाँ पे तुम्हें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल pH स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14, इतना याद रखना। जो नॉर्मल होता है, जो pH स्केल होता है, मैं और डिटेल में इसको एक्सप्रेस नहीं कर रही हूँ स्टूडेंट्स,
इतना डिटेल में नहीं जाना आप लोग को, बस इतना याद रखना है कि जो नॉर्मल पीएच स्केल होता है वो रेंजेस फ्रॉम जल्दी बताओ 0 to 14, यानी कि मैं अगर इसको ड्रॉ करूं तो ये तुम्हारा स्केल हुआ, ठीक है। अब बीच में मैं 7 को लूंगी, ठीक है, और इस तरफ पूरा हो जाएगा, इसको इक्वली डिवाइड करो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 0 to 14 ना, तो आप उसको लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, डू यू हैव ब्लैक पेन, 8 9 10, ओके 11 12 13 14, इतना ये स्केल है। यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है ये हमारा इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर बताता है। क्या बताता है? इंक्रीजिंग, क्या बता रहा है? इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। ये जो बीच वाला पार्ट है ये बता रहा है हमें न्यूट्रल, या हमें न्यूट्रल वैल्यू बता रहा है। पानी का पीएच 7 हाँ वो न्यूट्रल होता है। और इस साइड वाला क्या बता रहा है? इंक्रीजिंग अल्कलाइन नेचर। क्या? इंक्रीजिंग अल्कलाइन नेचर। इंक्रीजिंग अल्कली या अल्कलाइन नेचर, यानी कि बेसिक वैल्यू बता रहा है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ ये पूरा पीएच स्केल है। व्हाट आई हैव ड्रॉन, दिस इज योर पीएच स्केल। ठीक है, इसको अच्छे से ड्रॉ कर देना आप लोग, आपके बुक में दिया गया है। तो जो नंबर 7 है ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट द न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, और जितना नंबर 7 से कम होगा, जैसे 6 5 4, ये इंडिकेट्स द एसिडिक नेचर इन इंक्रीजिंग। यानी कि अगर कोई कंपाउंड है जिसका वैल्यू 6 है और एक कंपाउंड है जिसका वैल्यू 1 है, अब दोनों एसिडिक है, कौन ज्यादा एसिडिक है? जिसका 1 वैल्यू है ज्यादा है। और वही बेस में ले लो, एक कंपाउंड है जिसका बेसिक वैल्यू 14 है और एक है 9, तो यहाँ पे ज्यादा बेसिक कौन होगा? जिसका 14 होगा। तो ये बेसिक मैथ है स्टूडेंट्स, नहीं आता तो मैथ सीख लो। ठीक है, तो नंबर्स ग्रेटर देन 7, pH 8 9 10 शो द अल्कलिनिटी इंक्रीजेस एज द नंबर्स इंक्रीज। अब इन अ कलरलेस लिक्विड अ रीजनेबली एक्यूरेट pH वैल्यू कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे पानी है, द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर डाइज गिवन अ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स कि हाउ एसिडिक और एल्कलिन अ सॉल्यूशन। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं बेसिकली डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन सोल्यूशन, मतलब अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन सोल्यूशन पे वो अलग अलग कलर्स हो। फॉर एग्जांपल अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर हमने ये देख लिया, इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। यहाँ पे ये कलर शो करता है, जैसे कि अगर ये यहाँ पे दिया गया है कोई ग्रीन कलर इन अ न्यूट्रल सोल्यूशन, जैसे अगर ये 7, अगर वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ग्रीन कलर है तो पता चलना चाहिए कि वो न्यूट्रल सॉल्यूशन, मतलब वो न्यूट्रल है। पानी क्या होता है? तो पानी तो ग्रीन कलर का तो होता नहीं है, लेकिन देखो पानी हम जो पीते हैं वो बिल्कुल ही वो नहीं होता है, क्या कहते हैं, क्लियर। उसमें बहुत सारे मिनरल्स एडेड होते हैं, एकदम प्योर फॉर्म थोड़ी ना होता है। तो हम पानी को भले न्यूट्रल कहते हैं लेकिन उसको न्यूट्रल है नहीं, थोड़ा बहुत तो उसमें कुछ ना कुछ गोलमाल हो ही जाता है, समझे। जैसे हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, सॉइल को भी टेस्ट करते हैं। बॉडी वर्क्स विद अ नैरो पीएच ऑफ रेंज 7.0 7.8, प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो सर्वाइव इन अ नैरो रेंज। एग्रीकल्चर में सारे जो क्रॉप्स होते हैं वो पीएच रेंज, एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में बेटर ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल राइस का जो स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए, हर क्रॉप का एक जैसा नहीं है, फिर राइस जो है बेसिकली स्लाइटली एसिडिक सॉइल होना चाहिए, और शुगर केन का न्यूट्रल होना चाहिए, और सिट्रस फ्रूट्स के लिए अल्कलाइन सॉइल होना चाहिए। तो इसीलिए जो फार्मर्स होते हैं वो अपने सॉइल का टेस्टिंग जरूर करते हैं, तो उनके लिए ये पीएच वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच इज लेस देन 5.6 ऑफ रेन वाटर। अब रेन वाटर थोड़ा एसिडिक होता ही है, क्योंकि देखना 5.6, दिस वाटर कंटेन एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड पोल्यूटेंट्स आल्सो। सो एसिड रेन ऑब्वियसली सॉइल की फर्टिलिटी कम करती है। 5.6 तो एसिड रेन का होता नहीं क्या? जो तो वही तो वो कह रहे हैं। तो देखो आजकल जो रेन होता है वो एसिडी रेन समझो तुम। पहली रेन तो एसिडिक होती है, उसके बाद जो रेन आती है वो जो एकदम ही जो बहुत, अगर उसमें पोल्यूटेंट्स हो तो फिर एसिडिक वैल्यू 1 2 होगा। हाँ, क्यों? अरे पूरा मार्बल गल जाता है एसिड रेन से। तो हमारी ये वाली रेंज की है ना, ज्यादा एसिडिक थोड़ी ना, 5.6 के रेंज में। समझ में आया? अब मेडिसिन भी, सर्टेन मेडिसिन आर डायग्नोस्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड एंड यूरिन। हम जब पहले लोग पीएच टेस्ट करते हैं हमारा ब्लड और यूरिन का, उस हिसाब से मेडिसिन हम लोग को दिया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का भी तुम्हें पता है, हर स्टमक में HCl है,
तो HCl जो होता है प्रोड्यूस इन द स्टमक हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, बट इट बिकम्स एक्सेस द pH फॉल्स एंड पेन्स एंड इरिटेशन अकर्स। इसलिए एसिडिक टी पेट में नहीं होनी चाहिए, फिर पेट में जलन होने लगती है। ज़्यादा तुम लोग तीखा पीका खाओ तो इसलिए फिर हम एंटासिड पीते हैं, जिसमें क्या हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं, उसको हम एंटासिड बोलते हैं। डाइजिन पीते हैं ना, तो इसमें बेस होता है, वो बेस न्यूट्रलाइज करता है। ऐसे एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, जो सॉल्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। इट जनरली यूज टू एडजस्ट, या इनो पी लेते हैं जो कि बेसिक नेचर का होता है। जैसे ये जो पेट में एसिडिटी होती है और वो भी एसिड होता है, तो फिर एसिड रिएक्शन में क्या फॉर्म? कैसे? जो पेट में एसिड होता है वो जरूरी है, क्यों? जर्म्स को मारने के लिए। अब हम उसमें इसीलिए तो ऐसी चीजें मत खाओ जो एसिडिक प्रोड्यूस करे। अब खाओ तो भी साथ में उसमें, जैसे हम लोग ने खिचड़ी भी खाते हैं, तो उसमें हम दही के साथ खाते हैं, तो थोड़ा बेसिसिटी उसमें वो रखो, थोड़ा सा बैलेंस रखो। खाना खाने के बाद कुछ बेसिक पियो, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पी लो जिसको एसिड क्या प्रॉब्लम है। एग्जांपल तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अरे वो डाइजिन जो पीते हैं हम लोग, या वो पिंक गोली पीते नहीं, पिंक गोली नहीं खाते, वही है वो। इन प्रिवेंटिंग टूथ डिके, दांत सड़ने से भी बचाता है। देखिए सब्सटेंसेस लाइक चॉकलेट्स एंड स्वीट्स आर डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ माउथ, है कि नहीं? ब्रश नहीं करो तो वो वहीं पे डिग्रेड होता है। तो जब हमारे दांत का pH फॉल्स टू 5.5 के नीचे पहुंच जाता है, जब तब हमारा दांत सड़ने लगता है। इसीलिए हम कॉलगेट यूज करते हैं जो बेसिक नेचर का है। आर यू गेटिंग? हम लोग कॉलगेट क्यों यूज करते हैं? कॉलगेट या कोई भी टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है ताकि एसिडिटी को बैलेंस करे। चाहे वो नमक हो चाहे वो बेस हो, और सोपी भी होता है ना थोड़ा सा, तो उसमें बेस भी होता है। दोनों चीजें दांत के लिए सही है। हम कभी भी, हमारे दांतों में कुछ दर्द होता है, नमक के पानी से गरारा कर लो या कुछ बेसिक लगा लो, कोलगेट फ्लोराइड कुछ लगा लो, तो दांत का दर्द जाता है। आजकल मैं यही कर रही हूँ, फिर बहुत पेन हो रहा है, जहाँ पेन होना स्टार्ट होता है मेरे पास एक फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट लगा देती हूँ, सो इट बैलेंसेस माई एसिडिटी। देन आई टेक अ गागल ऑफ सॉल्ट वाटर टू न्यूट्रलाइज वट एवर इज हैपनिंग इन माई teeth, that acidity is causing the pain because the germs ये टूथ डिके कॉज करे, वो एसिडिक प्रोड्यूस करे, एसिड रिलीज हो रही है, pH गिर रहा है बिलो 5.5। टूथ इनेमल जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है हमारा, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, इज रिटन हार्डेस्ट सिस्टम्स इन द बॉडी एंड गेट्स करोडेड। एसिड करोड्स, एसिड इनेमल को करोड करता है। जस्ट इमेजिन द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को करोड कर सकता है, इतना उसमें ताकत है। So the saliva produced by salivary glands is slightly alkaline in nature, so it helps to increase the pH. So to some extent, but toothpaste is used to neutralize excess acid in the mouth. तो इसीलिए ब्रश करो, इनफैक्ट 3 times a day करो, मैं तो कहती हूँ। आजकल मैं कर रही हूँ इसलिए। So the bee sting also, this also has happened with me, leaves acid in the body. जब भी एक बार मैं लेटी थी रात में, तो यहाँ पे एक बी ने काटा मुझे, हनी भी। उस टाइम रात में कुछ नहीं था, आई फौरन आई वेंट, नहीं मैंने गई और मैंने बेकिंग सोडा लगाया, बेकिंग सोडा लगाया, हाँ, नॉट विनेगर, इज एसिडिक एसिड, बेकिंग सोडा। सुनने में आता है नहीं वो मत लगाओ, तुम सोडा लगाओ, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर वो लगा दो, ऐसे कर लो, या नमक लगा लो, तो उससे थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो एसिडिक है ना, स्टिंग, वो एसिड खींच लेगा, हाँ, तो न्यूट्रलाइज। बेकिंग सोडा इज बेस इज अप्लाइड ऑन द स्टिंग एरिया, इट गेट्स रिलीफ, और फौरन रिलीफ मिलेगा, तड़पोगे नहीं, ठीक है। और जब हम लोग जलते भी हैं, जब हम लोग जल भी जाते हैं, नहीं जरा सा लग जाते हैं, हम लोग कॉलगेट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कॉलगेट? अक्सर घर जो हाउसवाइफ होती हैं उनको बर्तन लग जाती है, उस मोमेंट में अगर बर्न हो ना तो कॉलगेट लगा लो, फिर सब बेस ना न्यूट्रलाइज। तो एसिडिक है ना, कोई भी चलती है यानी कि एसिडिक, वो पानी खींचता है, अंडरस्टूड, तब तो डार्क बनता है। तो सॉल्ट स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक पार्ट एंड ऑल्सो द pH वाला, इंडिकेटर्स वाला पार्ट। ओके, थैंक यू।